हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। दिस इज़ विकास कुमार। वेलकम टू माय चैनल द एथिकल ब्यूरोक्रेट। हम लोग साइंस टेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। हमने अभी तक ये देखो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा ही होगा तो मतलब आप इसको 1.5x के स्पीड पे देख के जल्दी से ख़त्म ही कर लेना। एंड इससे मतलब जब आप ये साइंस टेक के स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन रिपीट मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये देखने का क्या फ़ायदा है? देखने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा ना कि पीटी 365 जनरली हम लोग पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो पीटी 365 को किस तरीके से पढ़ना है हमें ये पता चलेगा इससे। ठीक है, हमें ये पता चलेगा कि पीटी 365 जब पढ़ रहे हैं तो हमको कौन कौन से फीचर को दिमाग में रखना है। ठीक, तो आपको मतलब सिर्फ यही पता है। जैसे मान लो कि कोई स्पेस क्राफ्ट है, तो अब वो स्पेस क्राफ्ट जो है उसके बारे में कितना लेवल तक हमको इन्फॉर्मेशन जानना है। या दूसरा कोई मान लो कि कोई एक टर्म है, वो टर्म को अपने भाषा में कैसे हमको समराइज करके अपने भाषा में, ठीक है, उसको समझना है। क्लियर है बात? तो हमको ये जो मतलब जो भी आपका 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो बनेगा, इसमें आपको यही समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके का अपेयर हो रहा है। बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा 100%। आई एम 100% श्योर कि ये क्वेश्चन एकदम नहीं रिपीट होगा। लेकिन एक बार अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना क्या है। और मान लो मतलब हो सकता है अगर मान लो कि क्वेश्चन अगर एक रिपीट हो गया या इसमें से एक स्टेटमेंट भी रिपीट हो गया, ठीक है, साइंस टेक के क्वेश्चन में, अगर ऐसा होता है तो भी आपको कहीं ना कहीं मतलब मदद ही मिलेगा, राइट, ये वीडियो से। तो अगर आप ये भी सोच के देख रहे हो तो ये भी देख लो। एंड पीटी 365 को पढ़ने के मतलब नज़रिए से भी अगर ये वीडियो देखना चाह रहे हो तो वैसे भी आप देख सकते हो। अच्छा, जहाँ तक बात है कि वीडियो अपलोड होने में मतलब लेट हो रहा है या जो भी कुछ है, तो मैंने टेलीग्राम के थ्रू इसका आंसर दिया था कुछ लोगों को, बट या कुछ पर्सनल रीज़न के कारण, कुछ पर्सनल कंसर्न के कारण, जो कि मतलब शायद डिस्कस करना ठीक नहीं है ना। एंड उसके कारण थोड़ा सा तो इशू हो रहा है। एंड उसके बाद भी मतलब जितने तेज़ी से वीडियो बन सकता है हम बना रहे हैं। साथ ही साथ बात ये भी है कि आई एम वर्किंग ऑन उड़ान का जो मैगज़ीन है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हुए हैं एंड उसके नोट्स पे काम कर रहे हैं, ताकि मतलब उसको थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी चीज़ों को हटा के आपके काम का बनाया जाए, ताकि आप उसको मतलब उस हिसाब से पढ़ सको। राइट, तो काम इस पर भी चल रहा है। एंड आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट इस बात को करना पड़ेगा कि पीटी 365 जिस दिन आया उसी के नेक्स्ट डे मैंने पीटी 365 की वीडियो को अपलोड कर दिया। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, वो उसमें मतलब बहुत मेहनत जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है। ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मतलब कि आप कमेंट करो, आप लाइक करो, एकदम नहीं। आपको सही लगे आप करो, आपको सही नहीं लगे आप मत करो। लेकिन बस इतना मतलब समझो कि आखिर उसमें पूरा का पूरा दिन चला गया था। जिस दिन वो वीडियो मतलब जिस दिन वो पीडीएफ आया है उसके नेक्स्ट डे रात तक वीडियो कंप्लीट होके तैयार था। बट आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि सुबह के 7 बजे से मतलब शाम के मतलब 6-7 बजे तक लगातार बैठा गया, तब जाके वो 5.5 घंटे का वीडियो तैयार हुआ। एंड उसमें भी वो वीडियो को मतलब अननेसेसरी चीज़ों को हटा वटा कर और उसको 4 घंटा या 5 घंटे के आसपास का वो वीडियो आपके लिए तैयार करके आपको दिया गया। एंड दैट टू उसमें एक भी मतलब पार्ट, एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो मैंने रीड नहीं किया। क्योंकि किसी किसी को ऐसा लगता है कि हाँ, पहली बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो एक भी पार्ट छूटे ना। ठीक, अच्छा, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक बात यही कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वो पीटी 365 का नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। देखो, अगर आपका मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम एक लाइव क्लास के थ्रू थोड़ा सा आप मतलब एक काम करो कि अभी जो भी वो वीडियो है आप उसको देख लो, कर लो। अप्रैल मंथ में ना मैं लाइव क्लास के थ्रू अप्रैल तक जितना पीटी 365 आएगा, अब जब भी आएगा मैं तो 1-2 दिन में अपलोड कर ही दूंगा वीडियो उसका। लेकिन अप्रैल तक जितना भी पीटी 365 आया रहा होगा उन सबको मतलब बहुत शॉर्ट में, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास के थ्रू उसको कवर कर ले। एंड वहाँ पे लाइव क्लास के पहले ही आई विल प्रोवाइड यू हाईलाइटेड पीडीएफ, जो पोर्शन आपको बार बार देखने हैं फॉर एग्जाम। राइट, तो मेरा मतलब यही कहना है कि आप लोग ये करंट अफेयर्स, आप लोग ये पीटी 365 के पीछे बहुत समय बर्बाद मत करिए। बहुत ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो अदर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी होगा ये कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे भागेगा। लेकिन बिलीव मी,
करंट अफेयर उतना मतलब इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करने जा रहा है जितना इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। एंड एक जगह पे बस लिमिट करके छोड़ दो कि हाँ करंट के लिए PT 365 कर रहे हैं, डैट इज़ मोर देन एनफ, अब इसके आगे पीछे हमको नहीं भागना है, ठीक। क्योंकि आप बात को समझो, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देके कंप्लीट करना है, ठीक। तो मतलब इतना सारा मतलब ज्ञानबाजी वाला बात जो भी था ये भी बताना आपको ज़रूरी था। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 and 3, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कि है हमारा सेकंड चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2024, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बस एक बात हम डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप खुद बताओ कि जब हम लोग एक्सरसाइजेस को रटते हैं, ठीक, तो हमारा पर्पस या हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के बीच में हो रहा है, बस वो देख ले, जिसमें एक कंट्री तो मतलब इंडिया ही होता है एंड दूसरा कंट्री कोई भी हो सकता है, तो उसके बीच में, ये दोनों के बीच में जो भी एक्सरसाइज हो रहा है उसका हम लोग नाम रट के जाते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं रटते हैं कि वो कौन से प्लेस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं रटते, ठीक है। नाउ अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ हमें इतना पता होता है कि ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है, तो भी हमारा काम चल जाता। वाई, जस्ट सी, पहला स्टेटमेंट देखो, दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका होगा, बांग्लादेश नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 गलत, जैसे 1 गलत, देखो 1 ABC तीनों में है, इसमें D में नहीं है, तो D हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब मान लो अगर हमको नहीं भी पता है कि ये पुणे में हुआ है, इसका पर्पस काउंटर टेररिज्म को लेके है, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, अगर ये सब नहीं भी पता है, जो बेसिक हम लोग पढ़ के जाते हैं, अगर उतना भी पता होता है कि एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ, इतना भी पता होता, हमारा काम चल जाता, ठीक है। तो अगर मित्र शक्ति 2023 के बारे में देखें तो इसमें 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, एंड ये इंडिया श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो यहाँ बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2024, राइट। अब एयरक्राफ्ट का भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें पता भी होगा तो क्या पता होता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, ठीक, एंड वो कौन से कंट्री का है, यही पता होगा। अच्छा, कोई मतलब एकदम से इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट होता है तो हम लोग उसके फीचर्स को रटते भी हैं, ठीक। तो या एक बात देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत टफ था, क्यों, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, रफेल, MiG-29, तेजस, MK-1, ठीक, यहाँ पे एयरक्राफ्ट का नाम दे दिया है। अब मेरे से पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। एक बात को समझो, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। वाई, क्योंकि देखो जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा ना ये सब चीज़ों में कि हाँ एयरक्राफ्ट वगैरह में या वेपन्स में या डिफेंस वाले सेक्टर में खास करके, बात को समझना, उनको पता होगा, ठीक है, कि ये राफेल, MiG-29, तेजस, इसमें से कौन सा जो है वो 5th जनरेशन का है, या कोई है भी या नहीं भी, ये उन लोगों को पता होगा जिनको मतलब, नहीं तो जनरली बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं ये सब, ठीक है। बहुत पता होगा तो इतना पता होगा कि हाँ राफेल फ्रांस का है, MiG-29 सोवियत यूनियन रशिया का है, तेजस इंडिया का है। अगर बहुत किसी को पता होगा तो बस इतना ही पता होगा। अब इसमें से 5th जनरेशन कौन है ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, इससे इंस्पिरेशन या इससे हमको सीख क्या लेना है, तो सीख ये लेना है कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। अगर वो PT 365 से होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है, अगर PT 365 सिर्फ नाम मेंशन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीचर नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत नेट का यूज़ करके भी एक जगह उसका कंपाइलेशन बना लेंगे, ठीक है। बस देख लो, मतलब अभी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब ये चीज़ कहाँ काम आने जा रहा है, एंड ये चीज़ आपको कैसे पता है कि हाँ मतलब ये करने से हमारा काम या हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीख रहे हैं ना, कि जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा बहुत उस तरीके से अपने तैयारी को करना, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट आपको एक कंपास के रूप में है और कुछ नहीं, आपको जस्ट एक डायरेक्शन दे रहा है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा है ना कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है बात। तो एंड ये टफ क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नन, राइट। एंड टफ और भी क्यों हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन देते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, तो ये भी टफ बना देता है क्वेश्चन को कहीं ना कहीं। इसका आंसर होगा नन,
ठीक है। एंड वो सेम एक्सप्लेनेशन अब अभी तो जानने का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, ऐसे मिग 29 है, ये 4th जनरेशन है। राफेल जो है ये 4.5 या कहीं कहीं 4th जनरेशन भी लिखा हुआ है। तेजस जो है दिस इज 4th जनरेशन। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांस्ड स्टील्थ कैपेबिलिटीज, सुपर क्रूज, एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड नेटवर्क डेटा फ्यूजन फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस। की अगल बगल क्या हो रहा है, जैसे F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, सुखोई Su-57 एंड ये चेंगडू J-20, ये सारा कुछ 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2023। क्या पूछ रहा है? यहाँ बोल रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, जबकि क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के बारे में पता होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का जो फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेट प्रोपेल्ड सबसोनिक स्पीड, ये सारा कुछ जो है ना फीचर होता है क्रूज मिसाइल का। यहाँ क्या किया है, क्रूज का बात लिख दिया बैलिस्टिक में, बैलिस्टिक का बात लिख दिया क्रूज में। ठीक, इसीलिए ये गलत हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग ये काम करते हैं कि एक बार मिसाइल को हम लोग रॉकेट से लॉन्च किए, ठीक है, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। एक बार इसको रॉकेट से लॉन्च करने के बाद ये फॉलो करता है कर्व पाथ को, ठीक, एंड फिर एक जगह पे जाके हिट करता है अर्थ को, टारगेट को। ठीक है, इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता है जो इंटायर फ्लाइट में चलता है, एकदम ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? तो जो क्रूज में यहाँ लिख दिया कि रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, दिस इज ट्रू फॉर बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। एंड जो बैलिस्टिक मिसाइल में लिखा है ना कि दे आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, दिस इज ट्रू फॉर क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल का बात करें तो मतलब दीज आर मिसाइल्स दैट फ्लाई लाइक एन एयरप्लेन यूजिंग जेट इंजन टू स्टे इन द एयर थ्रू आउट देयर जर्नी, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ शुरुआती दौर पे चाहिए। ठीक, तो गलत हो गया। दूसरा, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर इतना भी पता होता कि बाकी कुछ नहीं, अग्नि 5 अगर आपको ये पता होता कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है तो भी आपका काम चल गया रहता। ब्रह्मोस इतना न्यूज़ में था, सिर्फ इतना पता करना था कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, तो बताओ ये क्वेश्चन कितना मतलब आसान हो गया रहता। ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? नेदर 1 नॉट 2। हमसे पूछा था सही कौन है, कोई नहीं सही है। ठीक है, वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है बात? चलो, तो आंसर होगा नेदर 1 नॉट 2। बहुत बार होता क्या है, बहुत बार बेसिक के चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको इंटरचेंज वगैरह कर लेता है, खास करके साइंस टेक में तो ऐसा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये 2014 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अग्नि 4 मिसाइल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, दिस इज करेक्ट। इट इज फ्यूएल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, बताओ सही होगा? नहीं, इट यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। तो अगर इसका आपको रेंज पता होता कि हाँ 4000 से 5000 इसका रेंज होता है, ठीक, सिर्फ रेंज, तो आप देखो 3 गलत होता आपका, तो 3 गलत 3 गलत 3 गलत, आप आंसर पे डायरेक्ट पहुंचते। तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिल रहा है? सीख ये मिल रहा है, अब अग्नि तो इम्पॉर्टेंट है ना, नहीं भी न्यूज़ में है तो बेसिक में भी तो पढ़ के जाएंगे हम लोग, पढ़ के जाएंगे, तो कुछ फीचर्स तो पढ़ना होगा। ठीक, अब उस फीचर्स में अगर आप डिस्टेंस अगर आप नहीं याद करोगे तो आप क्या याद करोगे, फिर क्या बचता है? ठीक है, यही सब चीज़ तो हम लोग पढ़ते हैं ना बेसिक में कि उसका फ्यूल कैसा है, सरफेस टू सरफेस है या मतलब और कोई व्यवस्था है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, चलो, तो देखो जैसे पता होता है कि हाँ ये वाला गलत हो गया, ये तीनों गलत, आंसर सही हो जाता है, ये 1 ओनली। वही सेम चीज़ है लिखा हुआ कि 7500 नहीं होके 4000 से 5000 इसका रेंज होता है। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक, क्या अब ये स्टेटमेंट जो है कि अग्नि 4 जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड प्रोपेलेंट, तो नहीं, ये लिक्विड प्रोपेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं, ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करता है। एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो हाँ दिस इज करेक्ट, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, चलो थर्ड चैप्टर देखते हैं स्पेस साइंस का। पहला क्वेश्चन देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, एंड देखो ये क्वेश्चन टफ था
क्योंकि अभी आप 50 लॉजिक लगा लोगे घर में बैठ बैठ के, एग्जामिनेशन के हिसाब से देखो वहाँ पे टफ था, ठीक है। एंड या अब देखो एक बार स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जायंट स्टार्स लीव मोर मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। अब अगर मान लो हमको पता ही नहीं है ड्वार्फ स्टार कौन है, जायंट स्टार कौन है, हो गया काम तमाम इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि टफ था, क्योंकि ये मतलब कन्वेंशनल बुक्स में, ट्रेडिशनल बुक्स में हम लोग नहीं पढ़ते, इवन करंट में भी नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि पूछता नहीं है ना इस तरीके का क्वेश्चन, तो मैगजीन भी इसको कवर नहीं करता है, ठीक। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो जायंट स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो ज़्यादा समय रहते हैं इन कंपैरिजन टू ड्वार्फ स्टार? नहीं। सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि ड्वार्फ स्टार्स जो है ना, जैसे कि सन हो गया, ये मतलब ज़्यादा समय के लिए रहता है इन कंपैरिजन टू जायंट स्टार्स, ठीक। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। एंड यही रीज़न है कि जो हम आपको बताए ना, इसका सही क्या होगा कि जो ड्वार्फ स्टार हैं, ठीक, वो ज़्यादा समय जीते हैं जायंट स्टार के कंपैरिजन में। यहाँ तो उल्टा लिख रहा है, यहाँ उल्टा है ना, अपोजिट लिख रहा है, कि यहाँ लिख रहा है कि जायंट जो है वो ज़्यादा जीते हैं ड्वार्फ के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो ये तो गलत है। सही क्या होगा कि ड्वार्फ स्टार्स ज़्यादा जीते हैं आपको जायंट स्टार्स के कंपैरिजन में। एंड उसका रीज़न क्या है? रीज़न जो सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक। क्या रीज़न है? कि जो ड्वार्फ स्टार्स है, ठीक, उसका रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कम है, एंड इसका रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक। अब ये ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझने के पर्पज से समझो कि इसका फ्यूल जल्दी खत्म हो रहा है, बिकॉज इट इज़ हैविंग हायर रेट ऑफ रिएक्शन, हायर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका एक तरीके से समझो कि फ्यूल उस हिसाब से जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसका लाइफ जो है वो कम हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत, हमारा आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट सेकंड गलत है, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड सही है, यहाँ स्टेटमेंट 1 गलत है, आंसर इज डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्वार्फ स्टार्स लाइक आवर सन have a much longer lifespan compared to giant star, while giant star burn their fuel much faster and die quickly. In a few million years, dwarf star can live for millions of years. Therefore, dwarf star live much longer than giant star. यहाँ पे भी वही कि giant star जो है वो अपने फ्यूल को बहुत फास्टर रेट पे मतलब यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, in comparison to dwarf star, because of their larger size and higher temperature. And this faster rate of nuclear reaction causes them to burn through their fuel quickly and leading to shorter life span, ठीक। तो शॉर्टर लाइफ स्पैन किसका होता है? जायंट का शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, ड्वार्फ का ज़्यादा होता है। ड्वार्फ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वो कम होता है, तो इसका फ्यूल जो होता होगा वो भी कम यूज़ होता होगा। बस समझने के पर्पज से समझ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस लिखे हुए हैं एंड उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब आपको आता है तो आप टिक कर लोगे, नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम ही है। इसमें भी ज़्यादातर लोग ये एंड ये मतलब जानते थे, ठीक। अब ये जानने से भी आपका काम नहीं बनेगा, बिकॉज ऑप्शन इस तरीके का दे रहा था, हमसे पूछ रहा करेक्टली कौन सा मैच है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो बोल रहा है ना, ये सेफाइट्स या जो भी है ये एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। सेफाइट्स है क्या? तो ये एक तरीके का मतलब स्टार्स है जो ब्राइट और डीम होता है पीरियोडिकली, मतलब आपको टिमटिमाना नहीं होता, एक बार जल रहा है एक बार बुझ रहा है, तो ये पीरियोडिकली होता है। तो सेफाइट्स स्टार और टाइप ऑफ वेरिएबल स्टार जिसका ब्राइटनेस ना चेंज होते रहता है रेगुलरली। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आउटर लेयर है, देखो ये मान लो स्टार हो गया, ये जो उसका आउटर लेयर है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। एंड दीज स्टार्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द स्पेस। किसका बात हो रहा है? सेफाइट का। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है, राइट, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, नेब्यूले। नेब्यूले क्या है? तो ये यहाँ लिखा हुआ है, जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस। दिस इज करेक्ट, लेकिन यहाँ हमसे तो यहाँ पूछ रहा है कि सही है कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। नेबुला क्या है? ये ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट फाउंड इन द स्पेस, दे कम इन मेनी शेप एंड कलर। नेबुला आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प क्रिएट न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सीज। एंड ये हम लोग को इतना ही पता होता है कि नेबुला से नया स्टार गैलेक्सी बनने में मदद मिलता है। पल्सर या पल्सार्स या जो भी है ये क्या है? तो ये सही है कि न्यूट्रॉन
stars that are formed when massive star run out of fuel and collapse. न्यूट्रॉन स्टार जो तब बनता है जब मैसिव स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स है ना, वो मतलब उनका फ्यूल खत्म हो गया एंड वो कोलैप्स कर रहे हैं. तो पल्सर्स आर अ काइंड, आर a special kind of neutron star that sends out beam of radiation and mostly as radio waves, and these beams move like a light from a rotating lighthouse and they help scientists to study space. कि इससे मदद क्या होता है, ये जो पल्सर के कारण जो भी फेनोमेना होता है स्पेस में, स्पेस को पढ़ने में मदद मिलता है. ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 3 सही है ना, सिर्फ एक सही है, तो 1 ओनली. क्लियर है? तो वही सेम चीज है यहाँ पे और अच्छे से लिखा हुआ है. ये देखो, साइंटिस्ट को मदद करता है समझने में. ठीक, ये क्या करता है? सेंड आउट करता है बीम्स ऑफ रेडिएशन जिसमें मोस्टली रेडियो वेव होता है. क्लियर है? चलो. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया behind fractional orbital bombardment system often talked about in the media. हमसे ABCD कुछ लिखा हुआ है, हमसे बोल रहा है कि fractional orbital bombardment system, ये चारों में से कौन सा जो है वो बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, अब बात को समझो. हम सिर्फ समझाने के पर्पज से समझा रहे, तो इसको वैसे ही लेना. मान लो कि ये कोई खड़ा है, अपने हाथ में एक रस्सी लिए हुए है. ठीक, एंड वो रस्सी को वो ऐसे करके गोल गोल घुमा रहा है. ठीक है, ये ऐसे रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहा है. ठीक है, गोल गोल. एंड यहाँ पे उस पर मान लो ऐसे पत्थर बंधा हुआ है. ठीक है, ये रस्सी है. ठीक है, कोई रोप है या धागा है, हल्का सा समझो, थ्रेडी समझो. ठीक, एंड ये उसमें मान लो पत्थर बंधा हुआ है. ठीक है, स्टोन लिख देते हैं. अब आप हमको एक बात बताओ, ये स्टोन है. ठीक है, अब ये जो ऐसे रोटेट करेगा स्टोन, ऐसे ये जब गोल गोल घुमाएगा इसको, तो क्या हो रहा है? ये पूरा 1 ऑर्बिट जब ये यहाँ से जाके पूरा ऐसे ऐसे जाके जब यहाँ आएगा, तब आप क्या बोलोगे इसके बारे में, ये स्टोन के बारे में, कि 1 ऑर्बिट ये कंप्लीट कर लिया, यही बोलोगे. ठीक, अब एक बात समझो, अब यही सेम आदमी खड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये है ना, ये पत्थर, अब ये पत्थर यहाँ पे आया. ठीक, एंड यहाँ पे जैसे आया ना, आप ये जो रस्सी पकड़े हुए थे, आप ये रस्सी छूट गया, आप छोड़ दिए, तो ये क्या कर रहा है? ये इधर सीधा डायरेक्शन में चला गया. कहाँ से कितना चला? इतना चला. क्या पूरा ऑर्बिट चला? एकदम नहीं. कितना चला? कुछ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्बिट चला. ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ पार्ट ऑफ ऑर्बिट चला. एंड ये जहाँ जाके गिरेगा, ठीक है, वहाँ कुछ बॉम्बार्डमेंट वगैरह होगा, उसी को बोला जा रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम. अब इसको स्पेस के रेस्पेक्ट में अगर समझो, तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम अब मतलब अगर इस रेस्पेक्ट में समझना है, तो इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये एक ऑर्बिट है, हम यहाँ से मिसाइल लॉन्च किए एंड इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है, हम ये आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब ये पूरा रोटेट करता, उससे उसके जगह पे हुआ क्या कि ये सिर्फ यहाँ तक गया एंड यहाँ से मान लो ये अर्थ पे ही गिराना है हमको. अभी तो ये स्पेस में है कहीं. ठीक है, अर्थ पे गिराना है, ये यहाँ से जाके अर्थ पे गिर रहा है. क्या पूरा रोटेट हुआ? नहीं, ये थोड़ा सा कुछ रोटेट करके न्यूक्लियर वॉरहेड, मान लो ये इसका जो भी ये मतलब रखे हुए है, इसको जाके ये यहाँ समझो ऐसे अर्थ पे ड्रॉप करता है. समझ में आ रहा है? सिर्फ समझने के पर्पज से समझना. अब जो हम आपको ये समझाएं या जो हम आपको ये समझाएं, इसके बेसिस पे आप एक बार इसमें से पढ़ने का प्रयास करो. ठीक है, तो आप मतलब यही देखो डायरेक्ट सी वाला जो है कि अ मिसाइल फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम न्यूज़ में क्यों था, या कौन से कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये ज़्यादा चर्चा में था, या कौन सा आइडिया मतलब इसमें से बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है अबाउट फ्रैक्शनल ऑर्बिटल bombardment system. यहाँ देखो, a missile is put into a stable orbit, a missile is put into a stable orbit around the earth and deorbit over a target on the earth. and वो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से deorbit हो रहा है, मतलब ऑर्बिट से हट रहा है, ओवर टारगेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे ये टारगेट है, वहाँ जाके ये अटैक कर रहा है. पूरा घूम रहा है? एकदम नहीं, जो थोड़ा पार्ट घूम रहा है, इसी के कारण फ्रैक्शनल बात हो रहा है. ठीक है, अगर पूरा घूमता, जैसे ये पत्थर घुमा के हम लोग गोल गोल घुमा रहे थे, तो वो बोलते कि हाँ फुल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इस तरीके का कुछ बोलते. लेकिन चूंकि ये आधा या थोड़ा सा घूम के ये हो रहा है, अटैक कर रहा है, तो इसको फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम कहते हैं. ये यहाँ पे घूम के ना अर्थ पे ही अटैक कर रहा है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एंड ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि चाइना वगैरह इस पे काम कर रहा था, इसके कारण ही न्यूज़ में था ये. ठीक, हमसे पूछ रहा है, तो होगा क्या कि कोई अगर टर्म या कोई एक फ्रेज अगर न्यूज़ में है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी देखें कि हम लोगों को उसके बारे में एक सर्टेन लेवल ऑफ जानकारी होना चाहिए, एंड दैट टू इन आवर
अपना भाषा में, जो भाषा में हम समझ पा रहे हैं, जैसे ऐसे समझ पा रहे हैं तो ऐसे, ऐसे समझ पा रहे हैं तो ऐसे, ताकि हम आंसर को डेसिफर कर पाएँ, ठीक है। चलो, बाकी आप जैसे ए बी डी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सारा फालतू का कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। वही सेम चीज़ आई हैव एक्सप्लेन हियर नाउ। अब मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। 3 स्पेस क्राफ्ट होंगे, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दैट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरीके का बनाएंगे, ठीक। दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, हर एक साइड कितना वो होगा, तो 1 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ लेजर साइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट्स, ये क्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। तो उसके बीच में क्या लेजर शाइन कर रहा होगा। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, अब ए बी सी डी कौन सा इसमें से आंसर होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा डी, इवॉल्व्ड लीजा। अब कुछ कुछ कोचिंग वाले मतलब जो अपना आंसर डालते हैं वेबसाइट पे, वो मतलब कितना नॉनसेंस बात के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर आपको लीजा का फुल फॉर्म पता होता तो आप डेफिनेटली डी को टिक करते। लीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इवॉल्व तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे। लीजा का फुल फॉर्म होता है लेज़र इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना, लेज़र इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ठीक। एंड अगर आपको सिर्फ लीजा पता होता तो आप डी को टिक कर, लेकिन वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि लीजा तो इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक। तो वो लोग जो दिखा रहे हैं ना, मतलब अपने वेबसाइट के थ्रू, या कुछ कुछ लोग तो इवन यूट्यूब वीडियो पे भी ये बात बता रहे थे कि लीजा का फुल फॉर्म पता होता है तो आप आराम से डी, तो जस्ट मतलब आपको ये भी तो समझना होगा कि लीजा यहाँ भी तो है। अगर आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे तो फिर लीजा पाथफाइंडर को क्यों नहीं आप टिक करोगे। क्लियर है बात। तो वो सब ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको आता है तो आता है। अगर लीजा पता भी होता आपको लीजा का फुल फॉर्म, तो क्यों नहीं मतलब सी और डी दोनों में आपको मतलब 50-50% वाला लगना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब मतलब झमेला में नहीं पड़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ या जो भी कॉन्सेप्ट न्यूज़ में है उसके इर्द गिर्द पढ़ लेना है। साइंस टेक के लिए सबसे बेस्ट मतलब आपको सोल्यूशन PT365 ही है। स्टैटिक भी पढ़ने का बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको एक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। जैसे हमको पता चल गया ना कि हमको कुछ कुछ फीचर्स वगैरह पढ़ने हैं, कुछ एयरक्राफ्ट, कुछ मिसाइल्स, ये सब जो न्यूज़ में उसको पढ़ना है, आपका उससे भी काम चल जाएगा। बहुत बच्चे सिर्फ PT365 को ही पढ़ के जाते हैं एंड स्टैटिक वगैरह नहीं भी पढ़ते हैं तो भी साइंस टेक का क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि PT365 जो है वो एक सफिशिएंट लेवल का साइंस टेक को कवर मतलब बेसिक को कवर कर ही लेता है चीज़ों को समझाने के लिए, एंड उतना भी तो कम से कम कर लो, ठीक है बात। तो जो न्यूज़ में है उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। ये देखो 1, 2 एंड ये 3, तीनों कैसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, एक तरीके का स्पेस क्राफ्ट है, ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, हर के बीच में 1 मिलियन किलोमीटर लंबा वो है, ठीक है, इवॉल्व्ड लीशा, ठीक। अब यहाँ पर्पस पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जो न्यूज़ में है हम लोग वो पढ़ेंगे। दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020। हाँ ठीक है, अब इतना कम से कम हमको दिमाग में रखना है ताकि अगले बार अगर कोई रिपीट होता है स्टेटमेंट तो हमको तैयार रहना है उसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फॉर मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस एंड रिमोट सेंसिंग डेटा इज यूज्ड। इनमें से किस किस चीज़ों के लिए, किस चीज़ों के मेजरमेंट या एस्टिमेशन के लिए सैटेलाइट इमेज का यूज़ किया जाता है। पहला, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, कि एक वेजिटेशन है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, वहाँ कितना क्लोरोफिल कंटेंट है, ये पता लगाने में क्या आप रिमोट सेंसिंग डेटा को या सैटेलाइट इमेज को यूज़ कर सकते हो, तो एकदम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी कर सकते हैं। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी कर सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि हमसे बोल रहा है सैटेलाइट इमेज को यूज़ करने, हमसे बोल रहा है रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज़ करने के लिए। एंड एक मतलब ये क्वेश्चन कैसे सही होगा हम बताते हैं। मान लो अगर आप 3 सही कर रहे हो तो आप 2 को कौन से एंगल से गलत कर रहे हो। अगर आपको टेम्परेचर पता चल रहा है तो शायद आप इमिशन को भी पता कर लो। एंड जब आप राइस पैडी से इमिशन या कुछ भी इस तरीके के आइडिया को ले रहे हो तो आप क्लोरोफिल कंटेंट को क्यों नहीं पता लगा सकते हो। तो
क्या हो रहा है कि अब एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में तो हो सकता है कि मतलब एकदम से दिमाग ब्लैंक लगे, लेकिन साइंस टेक के मैक्सिमम मतलब इस तरीके के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको आंसर ऑल द अबव होता है, ठीक है। बट एक बात ये भी ध्यान रखना है कि मतलब 2-3 बार से मतलब इधर कुछ सालों से ये वाला चीज़ जो है ना वो भी मतलब यूपीएससी अब समझने लगा है। तो क्या कर रहा है, जैसे कि 1, 2 एंड 3 इसमें, या 1, 3, 2 इसमें, ठीक है, ये दोनों में किसी में क्या कर देगा, कुछ तो अतरंगी सा लिख देगा जो कि उसका एप्लीकेशन नहीं होगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। एंड वहाँ पे हम लोग तो ये सेट ऑफ नोशन के साथ जाएंगे कि ऑल द अबव करना है, तो वहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आज भी अच्छे अच्छे टीचर्स मतलब ये बात बोलते हैं कि साइंस टेक के क्वेश्चन में, ठीक है, बोलते क्या हैं, आप खुद मतलब देख ही लेना, साइंस टेक के क्वेश्चन में जो है एप्लीकेशन वाले में खास करके हमारा आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों होता है, ठीक। अच्छा, तो ठीक है, इसका आंसर वही कि सैटेलाइट कैन कैप्चर द डेटा इन डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रा which help in analyzing the health and chlorophyll content in plant. Remote sensing technology जो है can measure the methane and other gases released from the rice paddy, and फिर उससे हम लोग को emission को assess करने में मदद मिलता है. Satellite with thermal imaging capability can measure the surface temperature of land accurately. ठीक, now अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम 2019, बोल रहा है रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ अ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये उस वक्त मतलब इतना सारा कुछ हुआ था कि मतलब मोस्टली जो थे उनका आंसर सही हुआ था, क्योंकि ये मतलब कुछ भी करके मतलब मैंने आप कुछ कोई भी मैगजीन उठा लो, मतलब फुद्दू सा फुद्दू मैगजीन भी, वो भी ये ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, ब्लैक होल के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करा था, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ब्लैक होल को डिटेक्ट किया गया था, राइट, ये इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ अब वही जब दो जाइंट ब्लैक होल मर्ज करेगा, दे क्रिएट रिपल इन फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जिसको ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। दीज वेव वर फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015 बाई लीगो लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कोलैबोरेशन। The recent observation of black hole merger provided additional evidence for these waves, which were predicted by Einstein theory of general relativity. Gravitational wave help scientists study the most violent and energetic processes in universe such as black hole mergers. Question number 7. In which of the following areas can GPS technology be used? अब इसमें से कहाँ कहाँ आप GPS को यूज़ कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन एकदम कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन एकदम कर सकते हैं। GPS यूज़ करने का बोल रहा है, खुद से सोचना। कंट्रोलिंग पावर ग्रिड, ये भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है, एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग देना है ताकि फिनेंशियल ऑपरेशन सिक्योर हो जाए। उसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में कैसे पावर ग्रिड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा तीनों का तीनों इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है 2018 का है, पूछ रहा है क्या कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग एंड मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो कुछ 1, 2, 3 में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, राइट, जो हम लोग पढ़ लिए। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव इज आवर प्रेडिक्शन या प्रेडिक्शंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, कि इनमें से कौन जो है वो एक तरीके का प्रेडिक्शन है जो आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका, जिसका ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में होता है, ठीक है। चलो अब सिंपल सा पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। जो भाषा में समझा रहे बस उसी भाषा में समझ लेना, ठीक है। हम लोग को अगर ग्रेविटी के बारे में पूछा जाए, अच्छा हाँ, पहले तो ये कि ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, दिस इज नथिंग बट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, राइट, थ्योरी अबाउट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हम लोग क्या समझते हैं? एक तरीके का फोर्स होगा जो अपने तरफ चीज़ों को खींच रहा है, ठीक है, ठीक, जनरली हम लोग यही समझते हैं ग्रेविटी के बारे में। लेकिन आप ऐसे समझो कि मान लो 4 लड़के खड़े हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, एंड ये चारों के हाथ में आप ऐसे समझो ये चारों एक तरफ से एक चादर, बेडशीट है ना, बेडशीट को पकड़े हुए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि आप यहाँ पे एक बॉल रखो, ठीक है, तो वो चादर किधर, मतलब ये चादर सब लोग ऐसे टाइट पकड़े हुए हैं, तो वो चादर किधर, मतलब ऐसे वो बॉल जो है वो किस साइड दबाव बनाएगा चादर पे?
इस तरफ दबाव बनाएगा, मतलब इस तरफ चादर जो है वो दबेगा। अब ये बॉल क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, समझो अभी थोड़ा सा, तो इधर दबाव बना रहा है, ठीक है। ये बॉल इधर आएगा तो इधर दबाव बनाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताता है कि ये जो आपको ग्रेविटी दिख रहा है ना, ये ग्रेविटी जो है, एक मिनट समझना अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये ग्रेविटी जो है वो मास के कारण हो रहा है, कि चूंकि ये बॉल क्या हो रहा है, अभी मान लो यहाँ पे है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, बात को समझना, या एक सेकेंड यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो चूंकि यहाँ गड्ढा बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके का समझो स्लोप बन रहा है, तो ये बॉल, छोटा बॉल इधर आना चाहेगा। अगर मान लो ये बड़ा बॉल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, बीच में है एकदम, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे गड्ढा जैसा कुछ तो बनाएगा ना, ऐसे दबाएगा, इधर के सब चारों तरफ से वो चादर जो है वो उठ जाएंगे, एंड यहाँ पे वो कुछ ऐसे गड्ढा ऐसा बनेगा। तो हर बॉल जो यहाँ पे होगा वो किधर आना चाहेगा, छोटा छोटा, वो इधर आना चाहेगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन थ्योरी का मतलब थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है ना, वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही है। लेकिन वहाँ पे आपको ग्रेविटी को सिर्फ ना, हम लोग जो पहले समझ रहे थे कि फोर्स है, इसको फोर्स मत समझो। इंस्टेड ग्रेविटी हैपन्स बिकॉज मास बेंड्स, ये मास जो है बॉल का, ये बेंड कर रहा है स्पेस को। ये स्पेस आप मतलब एक तरीके से ये बेडशीट को समझो, ये क्या कर रहा है, बेडशीट को बेंड कर रहा है, वैसे स्पेस को बेंड कर रहा है, ठीक। ये है मेरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक, बात यहाँ तक। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रेडिक्शन है। तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हाँ। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, ये भी सही होगा। एंड मैटर वैर्प्स या बेंड्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, मैटर जो है वो क्या बेंड कर रहा है, एकदम बेंड कर रहा है, ठीक। तो ये तीनों जो होंगे वो आंसर होंगे। दिस वॉज द टफ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मतलब दिक्कत तो होता है इसमें, ठीक है। अब देख लो जल्दी से कि जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट ऑल्दो मासलेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां पे लाइट बेंड्स अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार और ब्लैक होल्स, ठीक। कि मतलब ऐसे समझो कि ये आप चादर पकड़े हुए थे, ठीक है, एंड यहाँ से लाइट आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ तो ये गड्ढा जैसा बन गया है, तो ये लाइट ऐसे करके बेंड करके जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, ये देखो आइंस्टाइन थ्योरी सजेस्ट करता है कि फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इटसेल्फ इज डायनेमिक। ये जो चादर है ना वो अपने में डायनेमिक है, ये स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है, चादर है समझो, ये क्या है, डायनेमिक है। द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स अलाइंस विद द प्रेडिक्शन मेड बाय जनरल रिलेटिविटी, ये भी सही है। फिर जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विथ मास कॉज कर्वेचर और वैर्पिंग ऑफ स्पेस टाइम अराउंड इट। देखो ये स्पेस टाइम था हमारा, ये चादर था, कोई भी मास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गड्ढा जैसा बनेगा। वही तो बोल रहा है ना कि एक तरीके का कर्वेचर बनेगा, विच इज परसीव्ड एज ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ ऑब्जेक्ट होंगे वो इधर जाने लगेंगे। दिस इज फाउंडेशनल आइडिया ऑफ द थ्योरी। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं, तो ये भी 2018 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियाज का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है पीएसएलवी का लॉन्च, पीएसएलवीज लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, ठीक है, अर्थ के रिसोर्स को मॉनिटर करने के लिए हम लोग क्या होता है, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली करेक्ट। जबकि जीएसएलवी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इतना तो हम लोग बेसिक में ही पढ़ते हैं पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में। दिस इज करेक्ट, ठीक। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन permanently fixed in same position in the sky as viewed from particular location on the earth। तो ये गलत है, पीएसएलवी तो रोटेट कर रहा है, ठीक, पोलर ऑर्बिट में, ठीक, लेकिन ये जो बोल रहा है ना परमानेंटली फिक्स्ड, ये बात किसका कर रहा है, तो ये बात कर रहा है जीएसएलवी का, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सेकेंड वाला। थर्ड बोल रहा है जीएसएलवी Mach 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage
यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स, जबकि सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन्स। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि GSLV मैक 3 का बात करें तो दिस इज अ 3 स्टेज व्हीकल, राइट। यहाँ 4 स्टेज लिखा हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज जो है ना वो सॉलिड रॉकेट को यूज़ करता है, सॉलिड रॉकेट मोटर को। सेकेंड स्टेज जो है वो लिक्विड फ्यूल को यूज़ करता है, एंड थर्ड जो है वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज को मतलब यूज़ करता है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है वो, जिसको क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी कहा जाता है, वो क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करता है। तो पहला वाला सॉलिड, दूसरा वाला लिक्विड, एंड थर्ड वाला जो है वो क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करता है, ठीक है। एंड इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सिर्फ होगा 1 ओनली, ठीक है। 2 एंड 3 तो गलत है। तो करना क्या है? करना यह है कि PSLV GSLV इसके बेसिक फीचर को अच्छे से रखना है, ठीक है, दिमाग में। तो या ठीक है भाई, 1 ओनली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2018। पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि IRNSS has 3 satellites in geostationary orbit and 4 satellite in geosynchronous orbit. This is entirely correct, ठीक। सेकंड का बात कर रहे हैं कि IRNSS cover the entire India and about 5500 square kilometer beyond its border। तो ये गलत। अब यहाँ 2 गलत, तो मेरा ये एंड ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो 3 पढ़ने का फिर कोई सेंस बनता है नहीं। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं गलत? क्योंकि इतना तो हमको भी पता है, या हम लोग को भी इतना मतलब पता होना चाहिए कि ठीक है, इंडिया को कवर कर रहा है IRNSS, बट उसके साथ ही साथ बियॉन्ड 1500 किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर ये कवर करता है। अब यहाँ 5500 किलोमीटर बोल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक। थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2021। ग्लोबल कवरेज कुछ भी है, ये भी आंसर गलत होगा। आंसर क्या होगा हमारा? 1 ओनली। क्लियर है? सो इंडिया हैज टोटल 7 सैटेलाइट्स, मैंने सॉरी IRNSS हैज टोटल 7 सैटेलाइट्स। 3 होंगे जियो स्टेशनरी में, 4 होंगे जियो सिंक्रोनस में। एंड ये जो 5500 बोल रहा है 1500 होगा, ठीक है। एंड ये देखो, ये गलत तो है कि इंडिया का अपना कोई मतलब ग्लोबल कवरेज हो, ऐसा कोई सैटेलाइट वगैरह सिस्टम नहीं होगा 2021 तक। नाविक उसका एक रीजनल सिस्टम है जो कि ग्लोबल नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोसैट। अब जैसे देखो क्या किया, एस्ट्रोसैट के बारे में लिख दिया ना। अब मान लो हमको इस तरीके के, ये तो मेरा स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो गया कुछ, ठीक है, लेकिन मान लो इस तरीके का एस्ट्रोसैट, जो भी कुछ अदर कुछ होगा न्यूज़ वगैरह में, उसके बारे में हमको क्या करना होगा? हमको बेसिक उसके फीचर्स को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर हम गड़बड़ करने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया। ये है क्या एस्ट्रोसैट? तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अदर देन the USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space। तो this is wrong। US रशिया के अलावा और भी कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ तो थोड़ी पता होता है, मतलब एग्जाम में तो कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। एक ही तरीका है कि PT 365 को रगड़ के मतलब रटना होगा, और कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स रटने होंगे, ठीक। एंड ये प्रॉब्लम मतलब कब होगा ना, मतलब प्रॉब्लम ये खत्म तब होगा जब आप 4-5 बार मतलब PT 365 को पढ़ोगे। हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ जाता है? हम एक बार पढ़ते हैं, हम सोचते हैं मेरा साइंस एंड टेक खत्म हो गया। नहीं होगा वैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही होगा, मतलब कुछ के जगह पे कुछ देगा एंड फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यही क्वेश्चन में था ना जी, ये देखो 5500 1500 है ना, तो यही कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में। तो 4-5 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है एस्ट्रोसैट इज अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये भी गलत, ठीक। अगर इसको मतलब गलत ऐसे भी आप कर सकते थे कि यहाँ पे लिख रहा है 2000 kg का सैटेलाइट है। बताओ, इस तरीके का एग्जैक्ट मतलब हो सकता है? आप ऐसे भी मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अराउंड 2000 kg, नहीं भाई, एग्जैक्ट लिख रहा है ना फैक्ट के जैसा कि 2000 kg माने 2000 kg। आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते थे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब तो जरूरी नहीं है, मतलब ये सब नंबर भी साथ ही साथ आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से, खुद से सोचो। मैंने 2000 kg मतलब पॉसिबल है?
2000 मान लो ऐसे 4 लिखा हो, 2513 लिखा हो, 1513 लिखा हो तो समझ में आता है ना, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट मैंने 2000 केजी ऐसे। एंड एक बात तो मतलब यूपीएससी के बारे में मतलब आप अगर समझने का प्रयास करो तो जब कभी भी नंबर्स या ये सब में कुछ देता है ना तो मोस्टली वो गलत ही होता है, ठीक। यही सब कुछ कुछ ट्रिक्स समझेंगे हम लोग। जैसे मैच देम वाला क्वेश्चन था ये सेफाइड वाला, उस तरीके के क्वेश्चन में क्या करता है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, इधर भी 1 2 एंड 3 है। क्या करता है, इसको इसको एक दूसरे से क्रॉस करा देता है, नीचे वाला को सीधा मिला देता है। या कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी ये करता है मैच देम में कि इसको सीधा सीधा मिलाएगा, इसको और इसको क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है, ये कुछ ट्रिक है। अब ये ट्रिक बोलो आप इसको या फिर आप इसको ऑब्जर्वेशन बोलो, आप पे डिपेंड करता है। एंड ये चीज काम करता है। जस्ट आस्क कोई भी बच्चे से जिनका 2023 का 2024 का प्रीलिम निकला है, ये काम करता है, ठीक है, ये 100% ये काम करता है। एंड ये काम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे करता है, ये और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज वगैरह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। दोनों आंसर इसके गलत है, 1 एंड 2 दोनों गलत, आंसर होगा डी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे वही कि एस्ट्रोसैट, दिस इज अ सैटेलाइट वेइंग अप्रॉक्सीमेटली इतना किलोमीटर केजी के आसपास, एंड दिस इज प्लेस्ड इन अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 650 किलोमीटर। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, 1650 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ हल्का फुल्का आइडिया रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मंगलयान, कंसिडर द फॉलोइंग, 2016 का क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो 1 2 3, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब ये तो हमको सबको पता ही होना चाहिए एंड उस समय भी होना चाहिए था 2016 में भी। तो यस 1 सही, तो 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। मेड द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA. This is wrong, क्योंकि India is not the second country to have a spacecraft orbit Mars. US, सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सब पहले कर चुका है। तो सिर्फ यूएस ही नहीं है, यूरोपियन यूनियन है, और कौन है, सोवियत यूनियन है, उसके बाद इंडिया मतलब आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस मंगलयान लॉन्च बाय इसरो मेड इंडिया द ओनली कंट्री to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. अब इस पे कंफ्यूजन हो सकता है लोग को, इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसी बात का तो हल्ला हो रहा था सिर्फ। तो 1 एंड 3 आंसर होगा कौन सा, सी। तो अगर कंफ्यूजन होता भी किसी को 1 सी एंड डी में होता, ठीक है। एंड जब इतना मंगलयान मतलब न्यूज़ में था 2016 में, 2016 के प्रीलिम्स के टाइम पे, तो आपको मतलब ये वाला पॉइंट भी दिमाग में रखना ही चाहिए कि सिर्फ मतलब इंडिया सबसे पहला ही नहीं है, मतलब पहली कंट्री नहीं है एकमात्र जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो किया। ये पॉइंट के साथ साथ ये भी रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनका मतलब स्पेस क्राफ्ट जो है वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक। तो सिर्फ इंडिया सेकंड कंट्री तो था नहीं, इंडिया था, यूरोपियन यूनियन, सोवियत यूनियन, ये सारे भी थे, ठीक है। चलो अब वही सारा कुछ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। Now let's see question number 13 बोल रहा है, in which of the following activities are IRS, that is Indian Remote Sensing Satellite are used? कौन कौन सा होगा इसमें से? तो 1 2 3 4 5। देखो अब ये भी टफ क्वेश्चन था। क्यों था टफ क्वेश्चन? बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन में जनरली अभी भी आप मतलब जस्ट ये वीडियो को पॉज करो और आप एक बार सर्च करो इंटरनेट पे कि इसका आंसर क्या दे रहा है। इसका आंसर जो है वो डी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 सब होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को। तो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी एकदम, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एकदम, मिनरल एक्सप्लोरेशन एकदम, टेली कम्युनिकेशन बहुत लोग बोल रहे हैं एकदम, ट्रैफिक स्टडीज़ बहुत लोग बोल रहे हैं एकदम कर सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से आंसर इज़ 1 2 एंड 3, डैट इज़ आंसर इज़ ए। ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या लिख रहा है कि उसके लिए इनसैट है, जी सैट है, आईआरएस सैटेलाइट नहीं यूज़ होता है। तो ये आप कर सकते थे कॉमन सेंस से, ठीक। एंड बहुत लोग जो लोग मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ 1 2 3 होगा, जैसे यूपीएससी का आंसर है, आप जाओ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है ना इसका आंसर बता रहे हैं ऑल द अबव, डैट इज़ डी, ठीक। लेकिन अगर आप 4 पे मतलब आईआरएस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर आप इतना सोच सकते थे तो आप 4 इसमें था आप क्रॉस कर सकते थे। अब 1 2 एंड 3
पक्का होगा। अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकता है तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स को भी लोकेट करने में मदद कर सकता है। ठीक, तो 2, 3 सिर्फ इसमें है। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये भी हो सकता है। आंसर इज ए। ट्रैफिक स्टडी पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है बात कि ट्रैफिक स्टडी क्यों नहीं होगा। अगर 5 होता तो 5 तो सिर्फ इसमें है एंड 5 इसमें भी है, एंड हमको पता है कि 1, 2, 3 तो पक्का सही है। तो इसके कारण लोग जो है वो डी को भी बता रहे थे कि डी आंसर होगा, क्योंकि ट्रैफिक स्टडी लोग को लग रहा था कि आंसर होगा, लेकिन यूपीएससी इसको नहीं मानता है। यूपीएससी क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, यूपीएससी 1, 2, 3 को बोल रहा है। ट्रैफिक स्टडीज के लिए क्या लिख रहा है कि वाइल ट्रैफिक स्टडी मे यूज जीपीएस और रियल टाइम इमेजिंग फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, IRS satellites are not typically involved in traffic management and so it cannot be used in traffic studies, right? तो देखो यहाँ पे ही वो नहीं लगा जो हम लोग लेके चल रहे थे कि हाँ 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 या ऑल द अबव उसको साइंस टेक में बोलते हैं लोग कि हाँ आप मान के चलो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है साथ में। हर एक ऑप्शन को पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझना है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसका पर्पस क्या, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है। एंड ये चीज़ जब हम लोग कोई भी बेसिक मटेरियल पढ़ेंगे ना तो वहाँ हमारा ये चीज़ कवर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द टर्म गोल्डीलॉक जोन्स इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2015 का ये क्वेश्चन है। एंड अभी तो आपको सारे मटेरियल सारा कुछ मतलब इसको कवर करता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो उसके पहले मतलब एक बार समझो कि गोल्डीलॉक जोन क्या है। तो एक ऐसा जोन है जो ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, राइट। एक ऐसा जगह, एक ऐसा जोन जहाँ पे मतलब सफिशिएंट कंडीशन है कि वाटर जो हो ना वो लिक्विड स्टेट में हो, ठीक, ताकि लाइफ जो है वो सपोर्ट हो सके। यहाँ तक कोई डाउट है? तो मतलब क्या है, अर्थ के जैसा मतलब व्यवस्था बन सके। अब पढ़ो यहाँ पे पहला, गोल्डीलॉक जोन क्या, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन above the surface of the earth, region inside the earth like planet in outer space। सी पढ़ो, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस। अर्थ लाइक प्लैनेट जो है वो आउटर स्पेस में मिले, वैसे जगह को, वैसे रीजन को क्या कहा जाता है, गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। बाकी ये सर्च फॉर मेटियोराइट्स कंटेनिंग प्रीसियस मेटल, ये सब बेकार का स्टेटमेंट है, ठीक। एंड ये टर्म आप विश्वास करो, ये टर्म उस वक्त न्यूज़ में कवर मतलब बहुत बार आया था एंड इसको बहुत से मैगजीन भी कवर किए थे, ठीक है। हालांकि आज थोड़ा ज़्यादा ही ये वर्ड मतलब मैगजीन वगैरह में कवर हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, लेकिन उस साल भी ये मतलब ठीक ठाक मैगजीन्स में ये कवर थे। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा ये तो हो ही गया कि गोल्डीलॉक जोन रेफर्स टू द नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, एक ऐसा जोन होगा, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट इन रीजन अराउंड अ स्टार वेयर कंडीशंस आर जस्ट राइट फॉर द लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन अ प्लैनेट सर्फेस। The search for Earth-like planets that could potentially support life. ठीक. Now, question number 15. In context of modern scientific research, consider the following statement about ice cube. A particle detector located at South Pole, which was recently in news. अब आपको ice cube के बारे में अगर पता है, अब तभी ये बात बता सकते हो, राइट। ऐसे तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो आइस क्यूब को क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसको साउथ पोल पे लोकेट किया गया है। अब बोल रहा है कि इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर encompassing a cubic kilometer of ice. This is correct. It is a powerful telescope to search for a dark matter. This is also correct. And it is buried deep in the ice. This is also correct. अब आपको अगर पता है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या होगा, D 1, 2 and 3। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार समझो, जो न्यूज़ में होगा उसके बारे में ठीक ठाक लेवल पे पढ़ लेना। बहुत पीएचडी अगर नहीं भी करेंगे तो आम भाषा में उसको समझ लेंगे एंड कुछ कुछ फीचर को पॉइंट में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। आपको सिर्फ समझने के लिए, ये आपके एकदम काम का नहीं है, ठीक है। दिस आइस क्यूब इज buried deep in the Antarctic Sea, which is a key feature of its design to detect neutrinos। ठीक, बस हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का है जो इस बार न्यूज़ में अपेयर होगा। साइंस टेक के टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है, साइंस में टेक्नोलॉजी में, एक हो गया टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ये 100% करंट से पूछता है, 100%,
ठीक। एंड साइंस वाला जो पार्ट है वो पिछले 1-2-3 साल से आपको पूछ रहा है, जनरल साइंस खास करके कुछ बायोलॉजी वगैरह के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी पूछ रहे हैं, ठीक। लेकिन टेक्नोलॉजी पार्ट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो करंट से ही पूछता है। तो जो पीटी 365 में होगा बस उतना पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ आपको स्पेसक्राफ्ट दिया हुआ है, एक तरफ उसका पर्पस क्या है ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कसीनी हाइजेंस, ये स्पेसक्राफ्ट है, पर्पस क्या है, ऑर्बिटिंग द वेनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ। तो ये हो जाएगा गलत, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सैटर्न। बस इतना ही पता होना चाहिए। एंड इतना इन्फॉर्मेशन आप एक बार पीटी 365 खोल के देखो, पिछले साल का ही इतना इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होता है। दैट इज वाई आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन कि इतना ही पढ़ना है, ठीक, काम बन जाएगा हमारा। यहाँ वेनस लिख रहा है, वीनस लिख रहा है। मैसेंजर, मैसेंजर के बारे में क्या, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी, दिस इज करेक्ट। थर्ड बोल रहा है वॉयेजर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या होगा, बी 2 and 3, ठीक है। कैसिनी हाइजेंस वॉज अ ज्वाइंट यूएस यूरोपियन मिशन टू सैटर्न, 1997 में लॉन्च हुआ है नासा का कैसिनी ऑर्बिटेड सैटर्न, वाइल ईएसए का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हाइजेंस लैंडेड ऑन टाइटन, सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है, राइट। मैसेंजर वॉज अ नासा का स्पेस प्रोब दैट ऑर्बिटेड मर्क्यूरी फ्रॉम 2011 से 15, स्टडिंग इट्स सरफेस, जियोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वॉयेजर 1 and 2 आर नासा का स्पेस प्रोब लॉन्च्ड इन 1977 टू स्टडी द आउटर सोलर सिस्टम। क्या करना है, कोई स्पेस क्राफ्ट है, किसका है, एंड बेसिक पर्पस एंड दैट टू इन आवर लैंग्वेज। उसके साइंटिफिक भाषा में एकदम नहीं जाना है, एक लाइन में सिर्फ उसका पर्पस समझना है, ठीक। एंड ये चीज़ हम आपके लिए कर देंगे, जस्ट एक बार आप पीटी 365 को आने दो, ठीक है। ये काम हम कर देंगे। अगर पीटी 365 में बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होगा तो उसको काट के सिंपल एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन हम पहले से आपके लिए लिख के रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। अब इसको मतलब इतने डिफ़िकल्ट तरीके से फ्रेम किया है, या जो भी आप बोलो, मतलब टफ क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हार्ड है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। अगर बोल रहे हैं हार्ड है तो वो मतलब कम से कम 99% बच्चों के लिए हार्ड है वो, ठीक है। अब एक कोई बहुत मतलब एक्सपर्ट होगा भाई तो उसके लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड द हेवीएस्ट एंटी मैटर, जिसका नाम है एंटी हीलियम न्यूक्लियस, राइट। अब पूछ रहा है व्हाट इज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर, ठीक। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा क्रिएशन का, इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन ईजियर एंड चीपर, दिस इज रॉन्ग। इट विल हेल्प प्रोब द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड ऑफ एंटी मैटर, हाँ दिस इज करेक्ट। इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब सबसे पहले हमारा काम तो होना चाहिए कि ठीक है हम लोग देख लेंगे एक एक करके कि क्या बोल रहा है। हमारा काम तो ये होना चाहिए कि ये एंटी मैटर क्या है, ठीक है। तो बात को समझो, हमें पता है कि कोई भी मतलब रेगुलर मैटर को अगर आप देखते हो, ठीक है, जब आप नॉर्मल कोई मैटर को देख रहे हो तो उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, यही होगा ना, ये इसी तरीके के पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बात किसका बात हो रहा है, रेगुलर मैटर का। अब एंटी मैटर क्या होता है, ये रेगुलर मैटर का कुछ अपोजिट होता है। एंटी माने मैटर का उल्टा, अपोजिट होगा, ठीक। तो जहाँ रेगुलर मैटर जो है मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एंटी मैटर वैसे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जो कि जिनमें जो चार्जेस होंगे, ठीक, वो चार्जेस इसके अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है रेगुलर मैटर में, वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज नेगेटिव इन चार्ज, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव इन चार्ज होगा, ठीक। अब आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे पॉजिट्रॉन। समझ में आ रहा है बात। तो रेगुलर मैटर का उल्टा एंटी मैटर, रेगुलर मैटर बनेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से, तो ये भी कुछ पार्टिकल से बनेंगे। अब यहाँ के पार्टिकल्स में कुछ अलग चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखे हुए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए रहेगा, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। एंड जब कभी भी ये मैटर एंड ये एंटी मैटर एक दूसरे से मिलता है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, एंड बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा।
एंड इसके कारण एंटी मैटर जो है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है एंड बहुत डिफिकल्ट है इसको क्रिएट करना, इसको स्टोर करना, ठीक। एंड ये मतलब वो चीज़ नहीं है जो हमको यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है आसानी से, बहुत रेयरली मतलब ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया एंटी मैटर के रिस्पेक्ट में, ठीक। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो समझो ना, बाकी अगर स्टैटिक पढ़ते हम लोग तो देख लेंगे इसको। चलो अब बात को समझो। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना 2 एंड 3, तो आप फिर भी कर सकते हो कि हाँ चलो इट विल हेल्प सम, कैसे भी तो कर ही देगा मदद इवोल्यूशन को पढ़ने में, यूनिवर्स के इवोल्यूशन को ये भी मदद कर देगा। इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड अप ऑफ एंटी मैटर, ये भी। अब इट विल मेक मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन ईजियर एंड चीपर, इसका मतलब आइडिया हम लोग को नहीं है, ठीक है। एंड ये तो मतलब यूपीएससी के हिसाब से इसका आंसर ये तो होगा नहीं, आंसर होगा 2, 3, सो आंसर इज बी 2 एंड 3। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखने जाओ मतलब किसी वेबसाइट पे, कोई अच्छे कोचिंग के वेबसाइट पे, तो सिंपल सा बस इतना लिखा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है, या एंटी मैटर के क्रिएशन से, एंटी मैटर का क्रिएशन विल नॉट हेल्प इन मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग या ऑयल एक्सप्लोरेशन, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो अब मतलब हम इस पे फिर क्या ही बताने जाएं आपको, ठीक है बात? क्लियर है? जो बता दिए मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मतलब लिखा हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर cited by scientists as evidence या evidences for a continued expansion of universe, कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इसमें से कौन कौन सा जो है साइंटिस्ट के द्वारा मतलब एविडेंस दिया जा रहा है। तो क्या हमें ये पहला देखो, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन द स्पेस, स्पेस में हमको माइक्रोवेव्स दिख रहे हैं, डिटेक्ट हुए हैं स्पेस में, क्या ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है उसका एक एविडेंस है? तो एकदम एविडेंस है, पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में कैसे। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन द स्पेस, ये भी कारण है। मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस, अब देखो यहीं पे मतलब आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा हमारा 1 एंड 2, दैट इज ए। आंसर 3 एंड 4 नहीं होगा। अब देखो एक एक करके। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस में क्या लिख रहा है कि साइंटिस्ट फाउंड cosmic microwave background radiation CMBR which is leftover heat from Big Bang। तो Big Bang का जो leftover heat है वो पता चला साइंटिस्ट को, उसको साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक। ये प्रूव करता है दैट यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ठीक। दूसरा, observation of redshift phenomena in the space, light from distant galaxies shift towards red end of the spectrum, जिसको redshift कहा जाता है, showing they are moving away from us। and जब मान लो कोई चीज़ यहाँ है, अब वो हमारे से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा एक्सपेंड ही हो रहा है। थर्ड, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस, अब समझना पड़ेगा ना, जो एस्टेरॉइड वाला है ये तो एक लोकल फेनोमेना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मतलब हो रहा है, ठीक है। इसका तो मतलब यूनिवर्स एक्सपेंशन से कोई रिलेशन वगैरह नहीं है। सिमिलरली सुपरनोवा एक्सप्लोजन का बात करें तो वाइल यूजफुल फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, सुपरनोवा देमसेल्फ डोंट डायरेक्टली प्रूव द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। चलो अब लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कह रहा है कि सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब बोल रहा है अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच ऑर्बिट व्हेन, कब कहा जाएगा, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, एकदम। ऑर्बिट इज सर्कुलर, एकदम। ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, सही है। द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर, दिस इज रॉन्ग। ये कुछ 35,000 किलोमीटर के आसपास का ये बात है, ठीक है, अराउंड 35,000 के आसपास का बात। अब अगर मान लो, अब ये सब तो मतलब बेसिक में ही आएगा ना, हो सकता है उस समय करंट में रहा होगा, लेकिन आता तो ये सब बेसिक में ही है। अब अगर आप ये सब सही कर पा रहे हो, ठीक है, तो अब डी देखो 1, 2, 3 एंड 4, अगर आप 4 पकड़ लेते हो कि 4 गलत है तो आपका काम हो गया। एंड वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बोले कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली होता है कि जब कभी भी नंबर दे रहा है तो वो नंबर हमारा गलत ही होता है, ठीक। एंड साथ ही साथ ये भी समझो कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी में हम लोग नॉलेज के बेसिस पे तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, हमको थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वो डेवलप करना पड़ेगा
जो कि एप्टीट्यूड हमारा डेवलप होगा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर करके। नहीं तो आप खुद बताओ कि एग्ज़ाम आपका जो है, आप एग्ज़ाम के दिन तक आप कितना फैक्ट याद कर लोगे एंड कितना फैक्ट आपके दिमाग में रह सकता है। तो थोड़ा सा इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि एक बार पैटर्न तो समझो। मतलब ये अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नंबर गलत दे रहा है तो इसको दिमाग में रखो, ठीक है। 3-4 बार यूपीएससी के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन पता है, आप आज देखो 10 दिन के बाद देखो, आपको कुछ कुछ ना कुछ उससे सीखने को ही मिलेगा, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी पढ़ा है कि सैटेलाइट मैचेस अर्थ्स रोटेशन 24 आवर, ठीक है। कीप द ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वेयर circular orbit keeps the satellite altitude and speed constant। अर्थ ऑर्बिट के बारे में क्या लिख रहा है कि सैटेलाइट मस्ट ऑर्बिट अबव अर्थ इक्वेटर, ये भी ठीक है। एंड करेक्ट एल्टीट्यूड जो है वो 35,786 दैट इज 75,786 किलोमीटर है, ठीक है। सो हैव वी कंप्लीटेड आर ये दोनों चैप्टर। एंड दिमाग में क्या रखना है, बस इतना दिमाग में, मतलब फिर से बैठा लो, दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जो टर्म न्यूज़ में थे, जो स्पेसक्राफ्ट न्यूज़ में थे वो पूछ रहा है, जो मिसाइल न्यूज़ में था वो पूछ रहा है, या और कोई टर्म जो न्यूज़ वगैरह में अपीयर हुआ वो पूछ रहा है, ठीक। हमारा काम बस इतना होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द कुछ बेसिक फीचर्स उसके हम लोग रट लें, ठीक। एंड दैट टू इन आवर अपने भाषा में, अपना लैंग्वेज में, ठीक है। अगर ये टेक्निकल लैंग्वेज में जाओगे तो फंस जाओगे। कुछ मतलब अपने लैंग्वेज में तो रट लेना है, बस कुछ जैसे मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है, या फिर कोई उसका एक दो, मतलब कुछ लग रहा है आपको पढ़ने के समय कि हाँ एक दो कंपोनेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, तो वो कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, बस इतना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब साइंस टेक में रिपीट मतलब किस तरीके से होगा, एकदम नहीं होगा। आपको बस एक एसेंस, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, राइट। या फिर पीटी 365 ही कवर कर रहा है ना, तो वहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो सब थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मदद करेगा समझने में पीटी 365 को, ठीक है। क्योंकि वो इतना जो आपको जो भी मान लो 100 पेज का डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो वो 100 पेज का डॉक्यूमेंट आपको थोड़ी, मतलब उसमें से मैक्सिमम अगर देखने जाओगे तो 50 पेज का डॉक्यूमेंट, मतलब 50 पेजेस ही काम के होंगे हमारे। तो वो 50 पेज कैसे ये 100 पेज से 50 पेज बनाना है, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मदद करेगा, राइट। So yeah, that's it for this video. If you want to get the PDF, please join the Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. So that's it. Thank you very much. Jai Hind.